नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAG 174 के यूनिट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे और चैप्टर नंबर यहां हमारा होगा 11, जहां हमारे चैप्टर का नाम है सतत विकास में नवाचार नीतियों की भूमिका। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं, जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, उन पॉलिसियों का क्या महत्व है और उनमें क्या सुधार की गुंजाइश है कि समाज के हर वर्ग तक उन नीतियों का लाभ पहुँचे, उन पॉलिसीज़ का लाभ पहुँचे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। क्योंकि इस यूनिट का ये पहला चैप्टर है, इसलिए इसकी प्रस्तावना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ प्रस्तावना हमें यह बताती है कि सतत विकास के जो है 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर होते हैं। जहाँ सतत विकास में सबसे पहले हम विकास की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, यानी कि विकास कैसे किया जाए। फिर हम ये अध्ययन करते हैं कि विकास ऐसा हो जो वर्तमान पीढ़ियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करे और आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखे। और तीसरे पिलर जो हम इस पर सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि पर्यावरणीय जो संसाधन है इस पर भी विकास का दुरुपयोग ना पड़े। यानी कि जब हम सतत विकास पढ़ते हैं तो हम 3 चीज़ें एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे हमारा विकास करे, हमारे जीवन का स्तर कैसे अच्छा होता जाए। साथ ही साथ हम ये भी बात करते हैं कि विकास ऐसा हो जो आज भी हो और कल भी हो। और तीसरी चीज़ हम फिर ये भी पढ़ते हैं कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण पर निगेटिव इफेक्ट ना डाले। सतत विकास का ये त्रिपक्षीय संतुलन है, यही सतत विकास के 3 स्तंभों के बीच संतुलन कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे, आर्थिक गतिविधियाँ और लोगों के जीवन की गुणवत्ता लगातार बढ़ती रहे और आज की पीढ़ियों का भी विकास होता रहे और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास होता रहे। प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स मिले, राइट टू इक्वलिटी मिले यानी कि समानता मिले, सांस्कृतिक पहचान मिले, सांस्कृतिक विविधता बनी रहे, हर क्लास के लोग, हर धर्म के लोग सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी पाएँ, आर्थिक रूप से सततता चलती रहे, आमदनी का स्तर लगातार लोगों का बढ़ता रहे और लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होता रहे। ये सभी संतुलन हम जब भी प्राप्त कर सकते हैं जब हमने सतत विकास प्राप्त कर लिया हो। हालांकि हर स्थिति में ये चीज़ें आसान नहीं हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर स्तंभ के साथ हमें सम्मान करना होगा। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी बात करनी होगी, आर्थिक विकास पर भी बात करनी होगी, हमें पर्यावरणीय विकास की भी बात करनी होगी और हमें आने वाली पीढ़ियों के विकास की बात करनी होगी। क्योंकि जब हम एक ही पिलर पर ध्यान देंगे, एक ही स्तंभ पर ध्यान देंगे तो 2 स्तंभ बिगड़ जाएंगे। जैसे खाली आप आर्थिक विकास पर ही ध्यान दोगे तो पर्यावरण का दोहन होगा, पर्यावरण का दोहन होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ उन लाभों से वंचित हो जाएंगी जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए। अब हम खाली अगर आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण को ही बचाने में लग जाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, हमारा आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, मनुष्य सभ्यता के स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा। तो तीनों चीज़ों में सामंजस्य बनाकर चलना होगा। तो सतत विकास की अगर हम बात करें, आई होप सो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल चेंज हो चुका है चैप्टर का। सतत विकास का आर्थिक अर्थ है विकास जो कि सतत है, एक ऐसा मार्ग जो आज की पीढ़ियों के लिए अधिकतम है और मनुष्य के कल्याण के लिए भविष्य में भी गिरावट का कारण नहीं बनेगा। हमें ऐसा विकास करना है। आर्थिक विकास और इसका समर्थन करने वाले जो प्राकृतिक वातावरण के बीच में संबंध बनाने की बात करते हैं। आर्थिक विकास मानव कल्याण के सभी उच्च स्तरों में योगदान देता है, ये बात हमने पढ़ ली। पर्यावरणीय उद्देश्यों की एक श्रृंखला को भी बढ़ावा देता है, ये भी बात हमने पढ़ ली। सतत विकास की जो आज अवधारणा है ये बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्याओं, गरीबी और असमानता के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों और मानवता के लिए स्वस्थ और भविष्य के बारे में चिंताओं, इन सब के बीच बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। यानी कि जब हम सतत विकास की बात आज के टाइम पे करते हैं तो हम ये करते हैं कि आज जो पर्यावरणीय समस्याएं अपनी चरम अवस्था पर हैं, आज जो गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, समाज में अनइक्वलिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है, मानवता का भविष्य जो खतरे में है, इस सब चीज़ों के लिए लोगों को अवेयर करने की बात करते हैं जब हम सतत विकास की बात आज करते हैं। और इसकी शुरुआत हो चुकी थी कहाँ से? तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से, जो कि हमने पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर में चर्चा कर ली थी। इसके बाद 1987 में जो बर्टलैंड रिपोर्ट की रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। इन सब में इन चीज़ों पर ही जोर दिया गया था। आगे चलकर विश्व आयोग यानी कि बर्टलैंड आयोग ने भी इसी चीज़ पर ध्यान दिया। तो प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें
सतत विकास के तीनों पिलर के बीच में तालमेल बिठाने की बात करती है। अब बात आती है सतत विकास के लक्ष्य क्या थे। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही रखा है कि सतत विकास के क्या लक्ष्य हैं, कि हमें विकास करना है और पर्यावरणीय संसाधनों को कम प्रभावित करना है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना और विकास करना है, पर्यावरण के हिसाब से परियोजनाओं को बनाना है और परियोजनाओं को लागू भी करना है। इसके अलावा सतत विकास के क्या लक्ष्य हैं, इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि पूरे विश्व भर में गरीबी को ख़त्म कर देना है। और इसके लिए बहुत सारे सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन काम कर भी रहे हैं। लेकिन हमें उल्टा देखने को क्या मिलता है कि हर साल गरीबी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में ये नीतियाँ सुधारने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ताकि इन नीतियों का लाभ भी हो। ऐसा ना हो ये पॉलिसी सिर्फ कागज़ में बनकर रह जाए। तो सरकार पूरे विश्व भर में गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या कर रही है, हर देश की सरकारें, इसमें ये ध्यान दिया जा रहा है कि जो कम विकसित वाले देश हैं, कम आमदनी वाले देश हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ये संगठन। इसके लिए क्या किया जाता है, स्कूल में भोजन दिया जाता है, मिड डे मील, लोगों को नगद ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीद सकें। सामाजिक स्तर पर उन्हें खाद्य सहायता दी जाती है, पीडीएस सिस्टम, राशन बांटा जाता है, सामाजिक बीमा किया जाता है, श्रम बाजार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लोगों को स्किल्स बढ़ावा दी जाती है, वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, मज़दूरों को सब्सिडी दी जाती है, बेरोजगारी बीमा करवाया जाता है, अगर लोग दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो उनको लिए पेंशन सुविधा दी जाती है। तो सतत विकास का एक लक्ष्य ये भी है कि हमें विश्व भर में गरीबी का उन्मूलन करना है, गरीबी को ख़त्म करना है, और इसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही हैं। लेकिन बात है इन पॉलिसी को ज़मीनी स्तर पर लागू भी किया जाए। इसके अलावा सतत विकास का जो दूसरा लक्ष्य है वो ये है कि अच्छे और स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, या विश्व स्तर पर जो संगठन है, यूएनओ जैसे संगठन है, WHO जो उसकी ब्रांच है, वो ये क्या कर रही है, ये इस बच्चे और माँ संबंधी जो पोषण संबंधी चीज़ें हैं, इसके लिए जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए पैसा भी खर्च किया जा रहा है। प्रजनन क्षमताओं को विकसित किया जा रहा है, जो अल्पविकसित देश हैं उनके लिए। पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे रोग जो फैलते हैं उन रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण लोग जीवन जी सके, इसके लिए सस्ते टीके और दवाओं तक सबकी पहुंच की बात की जा रही है, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य ही समाज के कल्याण में भूमिका अदा कर सकता है। इसके साथ साथ और किस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है सतत विकास के लक्ष्यों में, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान हो सके, क्योंकि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है। ये बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। स्वच्छ जल की बात की जा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक शुद्ध पीने का पानी पहुंच सके। साफ सफाई एक विश्व स्तर पर आज क्रांतिकारी काम कर रहा है। इसके साथ साथ हम समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, औद्योगिकरण को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि औद्योगिक जो कंपनियां हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाएंगी। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच को हम सक्षम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, जल विद्युत को बढ़ावा दे रहे हैं, बायोगैस को बढ़ावा दे रहे हैं। ये ऊर्जा के नए नए संसाधन हैं जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते, ये पर्यावरण के अनुकूल हैं, ये पर्यावरण के मित्र हैं। तो ये सब सतत विकास के लक्ष्य हैं। इसके साथ साथ एक और लक्ष्य सतत विकास का सबसे बड़ा है, वो ये है कि हमें जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना है, क्योंकि विश्व की आधी जो आबादी है वो विकास से वंचित रही है। तो ऐसे में महिलाओं को भी विकास के अवसर मिलने चाहिए। तो पिछले अगर कुछ दशकों की बात करें तो लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, उनके लिए नई नई पॉलिसी बनाई जा रही हैं। तो अब तक चैप्टर में सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि सतत विकास से हम क्या समझते हैं और सतत विकास के क्या लक्ष्य हैं। अब बात ये आती है, सतत विकास के लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिए कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, ये चीज़ें हमें प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हम नीतियाँ भी तो बनाएंगे, इसके लिए हम पॉलिसियाँ भी तो बनाएंगे। अब इसके लिए जो हम पॉलिसियाँ बनाएंगे उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, पॉलिसी दीर्घकालिक हो, यानी कि ऐसी पॉलिसी ना हो जो कम समय के लिए हो, आज तो प्रॉफिट दे दे कल ना दे। तो ऐसी नीतियाँ भी आने वाली पीढ़ियों को रोक देंगी विकास, और सतत विकास का मतलब आने वाली पीढ़ियों का विकास हो। इसलिए नीतियाँ सबसे पहले होती हैं दीर्घकालिक। जो प्लानिंग करती है सरकार वो एक दूरगामी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। इसलिए जो प्लानिंग होती है 50 साल, 100 साल, इवन तो MDG लक्ष्य अपना रहा है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, यानी कि हजारों सालों का हम विकास करेंगे। इसके साथ साथ हम मूल्य निर्धारण पर जोर देते हैं। अब देखिए, मूल्य निर्धारण का मतलब ये नहीं जो सामान बना उसकी MRP तय कर दी। यहाँ पर मूल्य निर्धारण का मतलब ये है कि हम उन वस्तुओं का निर्माण करेंगे जो पर्यावरण को कम से कम दूषित करेंगी। यानी कि हम जो बात करेंगे, हम इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा की बात करेंगे।
ये नहीं कि हम ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में पर्यावरण को दूषित कर दें। लोक वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवाएंगे सरकारों से। लोक वस्तुएं कैसी हैं? लोक माने जनता, जो हर जनता को प्रभावित करें, सत विकास को बढ़ावा दें। और इसके लिए हमें सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत है, क्योंकि जो रिसर्च होती हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, ये लोक वस्तुएं हैं और ये सरकार के हाथ में होनी चाहिए ताकि सभी तक इसकी समान पहुंच हो सके। इसके लिए सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इसके अलावा लोक नीति बनाते वक्त सतत विकास के लिए हमें लागत की प्रभावशीलता भी देखनी होगी। हमें ये देखना होगा कि जो नीतियां हैं उनका उद्देश्य क्या है। अगर उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है तो लागत कितनी भी आ जाए उसको लगा देनी चाहिए। लेकिन हमें ये देखना है कि हम सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं, हमने 5,000 करोड़ रुपए किसी भी चीज़ के लिए खर्च कर दिए, ऐसा नहीं। लागत की प्रभावशीलता कितनी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसका भविष्य में कितना परिणाम होगा, उसका कितना प्रॉफिट होगा, इस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। इसके अलावा जब हम नीतियाँ बनाते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पर्यावरण के लिए नीतियाँ अपना रहे हैं, पर्यावरण के लिए कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि अनवीकरणीय जो संसाधन हैं इनका लोग कुशलता से उपयोग कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम सोलर पैनल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, लेकिन ये पता ही नहीं है लोगों को कि इसका यूज़ कैसे करें। तो उसका यूज़ करना सिखाना चाहिए लोगों को। इसके अलावा प्रतिस्थापन, जो ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला, पेट्रोल, इसकी जगह अब हमें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसा हम कर भी रहे हैं। समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि ऐसे तत्व जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, ऐसे पदार्थ, इनकी क्षमता सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि पर्यावरण उन्हें ना ऑब्जर्व भी कर सके। ऐसा ना हो कि पर्यावरण की सहन क्षमता से ज़्यादा हम पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा दें। इसके अलावा अप्रत्यावर्तनीयता से हमें बचना चाहिए, यानी कि पर्यावरणीय तंत्र, जो भू रासायनिक, जल विद्युत और हाइड्रोलॉजिकल जो चक्र है हमारा, ये चक्र नियमित रूप से चलता रहे। ऐसा ना हो कि इस चक्र को ही हम रोक दें और मनुष्य के जीवन को क्या कर दें, खतरे में डाल दें। तो जब हम पर्यावरण के लिए पॉलिसी बना रहे हैं तो उनमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिसी सबसे पहले कैसी हो, दीर्घकालिक हो, उसके अंदर एथिक्स हो, लोक वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार खर्च करे और लागत की प्रभावशीलता कितनी है, कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी है, इनपुट कितना और आउटपुट कितना है, इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण पर जब हम नीतियाँ बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए पुनरुत्पादन हो, प्रतिस्थापन हो, समावेशी हो और जो संसार का रिसाइकिल सिस्टम है वो लगातार चलता रहे। इसके अलावा पॉलिसी बनाते हुए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इतनी सारी पॉलिसी ना बना दें कि उसका मूल्यांकन करना कठिन हो जाए। हमें नीतियाँ ऐसी बनानी चाहिए जो नीति एकीकरण हो, यानी कि आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, पर्यावरणीय नीति एक दूसरे से लिंक्ड हो। ऐसा ना हो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग कर रहे हैं और फिर वही समस्या आ रही है। तो नीतियाँ लिंक होनी चाहिए एक दूसरे से, कि अगर हम कोई आर्थिक नीति बना रहे हैं तो उसका प्रभाव समाज और हर क्षेत्र पर पड़ रहा है, तो नीतियाँ भी तो ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे से लिंक हों ताकि समाज का विकास हो सके और पर्यावरण का विकास हो सके। इसके अलावा पर्यावरण की सुधार क्षमता की शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, किसी भी नीति का पूर्व विधान कर लेना चाहिए, क्योंकि नीतियाँ तो पहले से तैयार की जाती हैं। जब नीतियाँ पहले से तैयार की जाती है तो उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन भी करना चाहिए कि वो ना इमोशनली ना हो, प्रैक्टिकली हो। यानी कि इमोशनली होकर कुछ भी लिख दिया आपने कागज़ पर, वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए कि लोग उसका पालन भी कर पाएँ। ऐसा ना हो इमोशनली है बस लिख दिया और उसका पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ पॉलिसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी ज़रूरत होती है। कोई एक व्यक्ति पर ये ऐसी समस्या है जो किसी विश्व में किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए है। तो समस्या है जब पूरे विश्व के लिए, तो सहयोग भी तो पूरे विश्व का चाहिए, एक एक व्यक्ति की भागीदारी चाहिए। जब तक प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम ना सिर्फ और सिर्फ बात कागजों में करेंगे, ऐसे पास हो जाएंगे 10वीं 12वीं BA MA, पूरा विश्व इस चीज़ के लिए चिंता करेगा हर साल कि पर्यावरण नुकसान में है, और हर साल हम देखेंगे पर्यावरण का नुकसान और ज़्यादा हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना ये चीज़ें जरूर नहीं कंप्लीट हो पाएंगी। इसके अलावा जितनी भी नीतियाँ बने उनके अंदर ना ट्रांसपेरेंसी हो, साधारण जनता तक को उसके बारे में पता हो। ऐसा ना हो कि राजनीतिक स्वार्थों से वो प्रेरित हो, ऐसा ना हो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का इससे फ़ायदा होता जाए, ऐसा ना हो इस पॉलिसी के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति सिर्फ पैसा कमा लें।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी हमें पॉलिसी की बनाते वक्त। अब आगे चैप्टर में जो पैराग्राफ शुरू होने वाला है ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सतत विकास की दिशा में नवाचारी नीतियों की क्या क्या भूमिका है और इनमें कहाँ तक सुधार करना चाहिए। इसके लिए चैप्टर में 9 पॉइंट्स दिए गए हैं और यहीं से इस चैप्टर का प्रश्न आना भी चाहिए। तो यहाँ से बहुत आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में असमानताएं बढ़ रही हैं, उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है और पर्यावरणीय जो संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय राजनीति हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, हर एक व्यक्ति इसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। लेकिन बात ये आती है कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए, हर एक स्तर पर जो हमारी बजट व्यवस्था है, जो फाइनेंस सिस्टम है, उसे मजबूत करना चाहिए। क्योंकि बिना खर्च करे कमा तो बहुत लिया, अब बिना खर्च करे आप ना वापस प्रकृति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जो हमारी फाइनेंशियल जो नीतियां हैं, फाइनेंशियल जो हमारी पॉलिसी हैं, इसे हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वो जन कल्याण को बढ़ावा दे सकें। जितनी हम लोक नीतियाँ बना रहे हैं, देखिए लोक नीति का मतलब क्या है, लोक माने जनता, जनता के लिए जो नीतियाँ बना रहे हैं उसमें हमें फाइनेंशियली तो खर्च करना ही पड़ेगा। अगर हमें सतत विकास के लक्ष्यों को लागू करना है, सरकारों को ऐसे बजट तैयार करना चाहिए जो सतत विकास हो। ऐसा ना हो साल भर का बजट है, ठीक है, इस समय औद्योगिक परिवर्तन को छूट दे दी गई और उसने दबा के क्या कर दिया, पर्यावरण का शोषण कर दिया। ऐसा नहीं, भले ही आप बजट आपका 1 साल का हो, लेकिन उसके अंदर नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो 100 सालों की हों। चाहे वो आपकी राजस्व नीति हो यानी कि कर नीति हो, चाहे वित्त नीति हो, चाहे खर्चा नीति हो, इन सभी के हर पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सरकार को पर्यावरणीय संसाधन और सामाजिक नीति के लक्ष्य को एक सक्रिय कर के नीति के तहत आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सरकार मानव अधिकारों को बढ़ावा दे सके और अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाए। उदाहरण के लिए सरकार को अनवीकरणीय संसाधनों की जो निकासी, जैसे कोयले की जो निकासी है, लोहे की जो निकासी है, जो सरकार इसका आवंटन करती है, इसका जो बंटवारा करती है सरकार, इसके लिए जो नीलामी करती है सरकार, इस पर क्या करना चाहिए, ज़्यादा कर लगाना चाहिए। और जो यहाँ से पैसा मिले वो गरीब और कम आय वाले लोगों के अधिकारों और कल्याणों पर खर्च करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसा आपकी किताब कह रही है, इसके अलावा हम भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। सरकार को जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हानिकारक सब्सिडी हैं, उन सब्सिडियों को ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कृषि पर, मछली पकड़ने पर, जीवाश्म ईंधन पर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से, यानी कि एकदम से तरीके से इन सब्सिडी को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान जब कृषि करके कमा रहा है तो टैक्स क्यों नहीं देगा, मछली पकड़ के कमा रहा है तो टैक्स क्यों नहीं देगा। इससे जो पैसा मिले उसे सामाजिक कल्याण पर खर्च करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सरकार टैक्स तो लगा रही है हर जगह और भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है। तो सबसे पहले ना हर व्यक्ति जब तक अपने अधिकारों को नहीं जानेगा ना, जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक लोग मरेंगे, कटेंगे। वो पता है क्या है, डेमोक्रेसी में भाग तो ले पाएंगे, उन्हें बोलने की आज़ादी होगी, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं ये नहीं पता होगा उन्हें। तो जब तक हम लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे ना, जब तक सरकार में हम अपनी भागीदारी नहीं देखेंगे, तब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। और सामाजिक कल्याण सिर्फ हम किताबों में पढ़ेंगे, अपने नंबर लेकर आएंगे 4 नंबर और कंप्लीट करेंगे बात को। तो सतत विकास की दिशा में जो हमारी नवाचारी नीतियाँ, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियली जो हमारी स्थिति है उसे हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, उत्पादन क्षमताओं के विस्तार के लिए खर्चा करेंगे। उत्पादन क्षमताओं में विस्तार का मतलब क्या है, हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, हम स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, ताकि ये समाज में, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ही समाज में उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देता है, यही व्यक्ति को इस लायक बनाता है कि वो समाज के कल्याण के लिए काम कर सके। क्योंकि अगर एक शिक्षित समाज नहीं होगा, एक स्वस्थ समाज नहीं होगा, तो कभी भी उसका सतत विकास नहीं हो पाएगा। आज गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए सरकार को संस्थागत खर्चे करने चाहिए, लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करने चाहिए। लेकिन हम चिंता व्यक्त करते हैं क्या कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो उसे दूर कौन करेगा भाई? दूर भी तो आप ही करोगे। सरकार किस लिए बनाई गई है? चाहे नेशनल लेवल की बात हो चाहे इंटर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के संदर्भ में है, विश्व के हर देश में ये प्रॉब्लम है। विश्व की सारी सरकारें भ्रष्टाचारी हैं, किसी भी सरकार को आप ये नहीं कह सकते ईमानदार है। तीसरी चीज़, हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, जितने भी कानूनी साधन हैं उनका बेहतर उपयोग हो पाए। बेहतर उपयोग तो जब हो पाएगा ना जब लोगों को जागरूकता होगी। कह रहा जलवायु परिवर्तन के बीच में जो समझौते होते हैं, जलवायु परिवर्तन के बीच लिए जो सम्मेलन होते हैं,
उसमें सरकार जो निर्णय लेती है वो सिर्फ निर्णय ना रह जाएं बल्कि उनकी जवाबदेहिता भी हो। जब तक जवाबदेहिता नहीं बनेगी कि आपने 5 साल बाद जब दोबारा सम्मेलन हो रहा है ये नहीं पूछा कि आपने क्या किया और क्यों नहीं किया, तो फिर उस कानून का कोई सब वैल्यूएबल नहीं रह पाएगा। जैसे कि 2015 से हम जलवायु परिवर्तन के मामले में बात कर रहे हैं, पर्यावरणीय नीतियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ना बहुत सारे लोगों ने पता क्या करा है, बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में जाकर केस भी किए हैं कि जब हमारा मौलिक अधिकार है स्वच्छ पर्यावरण, तो हमें वो स्वच्छ पर्यावरण क्यों नहीं मिल रहा। ग्रेटा थनबर्ग जैसी जो लड़कियां हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर ली है इन मुद्दों को उठाकर। आने वाले समय में ऐसे मुकदमे और भी ज़्यादा होंगे और हो सकता है उन मुकदमों में जनता की जीत भी हो। कोर्ट ये फैसला सुनाए कि हाँ भाई स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, लेकिन सरकारें वो स्वच्छ पर्यावरण देंगी कहाँ से। जितने भी मानव अधिकार जो संगठन हैं, जितने भी एनजीओ इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो यूएनओ की संस्थाएं हैं, चाहे एफएओ यानी खाद्य और कृषि संगठन या विश्व खाद्य सुरक्षा समिति, ऐसे में ये क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, ये क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए और संसाधनों को बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें समझनी जरूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जो कंपनियां हैं, इनके अधिकारों को भी नियमित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में पूंजीवाद में क्या करती है, जन कल्याण की अनदेखी करती हैं। ऐसे में मानवाधिकार परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत जितने भी निगम हैं, जितने व्यावसायिक उद्योग हैं, उनकी गतिविधियों को विनियमित करना जरूरी कह दिया है। लेकिन बात ये आती है, क्या इन औद्योगिक घरानों की जो गतिविधियां हैं ये विनियमित की गई हैं? क्या इनके ऊपर उतना जोर डाला गया है? तो जब तक उन पर जोर नहीं डाला जाएगा तब तक वो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसके अलावा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है लोक नीति में? सतत विकास के उपाय और संकेतकों में सुधार करने की ज़रूरत है। यानी कि सतत विकास के जो हमने संकेतक रख रखे हैं कि हाँ भाई 2030 तक हम इतने एसडीजी लक्ष्य को पूरा करेंगे, 2050 तक इतने एसडीजी लक्ष्य को पूरा करेंगे, उन सभी पर सुधार करने की ज़रूरत है। जैसा कि 169 एसडीजी लक्ष्य थे, उनमें से केवल और केवल 50 पे ही काम हो रहा है और बाकी 119 कैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं। और कहा जाता है कि गरीब देशों में वो लागू ही नहीं हो सकते। एशिया अफ्रीका के जो देश हैं, अगर वहाँ पर हम पर्यावरण को बचाएंगे तो उनका विकास ही नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ आप पर्यावरण को बचा रहे हैं तो कौन सा उसका विकास हो जा रहा है, और पर्यावरण को नहीं बचा रहे तो कौन सा विकास हो जा रहा है। आज भी अफ्रीका के देशों की समस्या वही है, आज भी एशिया के देशों की समस्या वही है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है इन पैराग्राफों में, कि सतत विकास की दिशा में जो नई नई नीतियाँ हैं, नवाचारी मतलब नई नई जो नीतियाँ हैं, इन नीतियों को कैसे फॉलोअप करवाया जाए। तो आप पहले उन नीतियों के बारे में बताओगे और फिर क्या बताओगे, उसमें क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद ये आती है कि वैश्विक शासन अंतराल को बंद करना और सतत विकास के लिए हमें संस्थाओं को मजबूत करना होगा। कह रहा है 2030 का जो हमारा एजेंडा है, अगर हमें उसकी नीतियों को सुधार करना है, उसकी नीतियों में प्रभावशीलता लानी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उन नीतियों को लागू करना है, तो हमें उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी चाहिए जो मजबूती से काम कर सके। बिना संस्थाओं के, बिना अधिकारियों के, बिना प्रशासन के उन नीतियों को लागू कैसे किया जाएगा? साधारण जनता को कैसे जागरूक किया जाएगा? ऐसे में तो ये एजेंडा ही बना रह जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? प्रभावी तरीके से वैश्विक शासन का निर्माण करना चाहिए, एक अधिकारी तंत्र की स्थापना करनी चाहिए, संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, ताकि वो इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में अपना योगदान दे सकें। जो हमारे शासन की कमियां हैं, इसे ख़त्म करना चाहिए। संसाधनों का जो असमान वितरण है, इस पर काबू पाने के लिए हमें प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि विकसित देश जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अल्पविकसित देश जो कम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक मजबूत निर्णय लेना ही होगा। संस्थागत सुधार करने ही होंगे, यूएनओ में सुधार करना ही होगा, विश्व में जितने भी पर्यावरणीय निगम हैं उनमें भी सुधार करना होगा। वैश्विक स्तर पर 2030 का अगर एजेंडे को हमें लागू करना है तो यूएनओ की जो प्रणाली है उसके लिए विश्वसनीय धन खर्च करना होगा। इसके लिए जो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ऋण प्रदान करना होगा इन्हें। WHO कितना प्रासंगिक है ये हमने कोविड-19 महामारी में देख लिया कि WHO ने 3 सालों में क्या किया। तो ये जो ऐसी संस्थाएं, ये नाम मात्र की संस्थाएं जो है ना, इन्हें वास्तव में शक्तियां मिलनी चाहिए ताकि ये विश्व के चाहे विकसित देश हो और चाहे अल्पविकसित देश हो, किसी के खिलाफ खुलकर भी निर्णय ले सकें। अन्यथा ये जो संस्थाएं हैं ये कागजों में ही रह जाएंगी। एजेंडा बनेंगे तो, लेकिन एजेंडे पूरे नहीं होंगे। अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी, 2020 में लगभग उसे 75 साल हो गए। ऐसे में यूएनओ के ढांचों को मजबूत करने के लिए
और भी काम करने चाहिए। ऐसा ना हो कि 75 साल पहले वाली ढांचा रह जाए। विकसित देश अपने फ़ायदे के लिए यूएनओ के नियमों का यूज़ करते रहें। इसके अलावा हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि सतत विकास के अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको जनसंख्या का कल्याण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पीने का पानी, परिवहन, इन सब पर खर्च करना पड़ेगा। जब तक हम इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक एक बेहतर समाज की संरचना नहीं कर सकते। विज्ञान और तकनीक के विकास को बढ़ावा देना होगा। ठीक है भाई, साइंस टेक्नोलॉजी पर नई नई नीतियाँ बनानी होगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना पड़ेगा जो पर्यावरण के हिसाब से हो, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज का युग ऐसी टेक्नोलॉजी की डिमांड करता है जो पर्यावरण के हिसाब से हो। इसके लिए हमें क्या होना होगा, तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी मशीनरी पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंसान की स्किल्स हैं, उनकी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को समझ पाएँ। इसके लिए हमें शिक्षा पर बल देना होगा। कह रहा है उत्पादन परिवर्तन में हमें कौशल को बढ़ावा देना होगा, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि हमारे जो कर्मचारियों में तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिले, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या क्या है, विकसित देशों में लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, स्किल्स की कमी है, जिसकी वजह से गरीबी और बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे में उन्हें पर्यावरणीय काम पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, नेचर पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ रहा है। आज भी हम जो कृषि हो परंपरागत तरीके से ही कर रहे हैं। ऐसे में जब हम शिक्षा होगी, बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर ट्रेनिंग होगी, बेहतर प्रशिक्षण होगा, तो लोगों के अंदर स्किल्स भी अच्छी होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, संरचनात्मक परिवर्तन में वो लोग भी योगदान देंगे, बेहतर प्रशिक्षित कर्मचारी को रोजगार मिल पाएगा और जो गरीबी जैसी समस्या उसे हम दूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, इसके लिए हमें रोजगार निर्माण भी करना होगा। तेजी से बढ़ती श्रम शक्ति को नौकरी की संख्या देनी होगी, गरीबी को कम करने के लिए घरेलू मांग को मजबूत करना होगा। तो ये जो 9 पॉइंट्स हैं, ये 9 पॉइंट्स जो हैं, ये सतत विकास में नवाचारी नीतियां हैं। अगर हम इन पर फोकस करते हैं तो ही हम समाज का विकास कर पाएंगे, अन्यथा समाज का विकास सिर्फ विकास बन शब्द में ही सिमट जाएगा, ज़मीनी स्तर पर ये कभी लागू नहीं हो पाएगा। आगे चैप्टर का निष्कर्ष दिया गया है, तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेंगे उसे करने में भी सक्षम होंगे। देखिए, चैप्टर को मैं समराइज़ कर रहा हूँ, सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़कर सिर्फ सुनाना बेकार है कि मैं पढ़ूँ और सुनाऊँ, पढ़ूँ और सुनाऊँ। पढ़ने सुनाने में क्या है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको चैप्टर समझ में आए होंगे।